जय हिंद। मैं सुनील यादव। जिसका इंतजार था मैक्सिमम विद्यार्थियों को, सेट परीक्षा उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। संडे के दिन आपको रात में लगभग 9 बजे के आसपास में यह नोटिफिकेशन दिया गया है। इस वीडियो में इससे संबंधित पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। एमपीपीएससी के द्वारा बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसे हम राज्य पात्रता परीक्षा बोलते हैं, यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए न्यूनतम योग्यता कहलाती है। अर्थात जिस विद्यार्थी ने इस एग्जाम को पास किया है, वह विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इसके अलावा नेट परीक्षा पास होना चाहिए या पीएचडी। ये तीन ही मानदंड होते हैं। तो 5 साल 6 साल के पश्चात में अब यह आपके सामने आया हुआ है। सेट परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा बोलते हैं, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण पहलू दिए हुए हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन की तिथि दी हुई है आपको, 27 जनवरी से शुरू होने वाला है, जबकि 26 फरवरी को यह एंड हो जाने वाला है। टाइमिंग वगैरह आपको दी हुई है। बिल्कुल शॉर्ट में, कम से कम समय में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करना यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक, दिया हुआ है आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में आप पाएंगे कितने पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर होने वाले हैं, सबसे पहली बात। ठीक, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होने वाला अनिवार्य, सभी के लिए कंपलसरी होगा, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र जो होने वाला है वह सब्जेक्ट वाला होगा, यानी जिस भी विद्यार्थी का जो भी सब्जेक्ट है। कुल 36 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। पेपर 1 जो होने वाला, उसका नाम दिया शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति करके दिया है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड करके कहा जाता है। पूर्व के वीडियोस में इस विषय में आपको मैं बता चुका हूँ। जबकि जो दूसरा पेपर होने वाला है वह ऑप्शनल होने वाला है। खास बात है, पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जबकि पेपर 2 जो आपका होने वाला है उसमें आपको 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये स्वरूप आपको वहां दिया गया है। क्लियर। प्रत्येक प्रश्न के अंक 2 होंगे, यानी 50 क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले पेपर का जो हो जाने वाला है वह कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। जबकि दूसरे पेपर का 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मुख्यतः नंबर ऑफ क्वेश्चन से समझेंगे, वो कभी भी आसान होता है, फिर चाहे 2 नंबर का हो 3 नंबर का, जो भी उसको देखेंगे। ठीक, तो 50 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2 होने वाले हैं। नेक्स्ट जाते हैं। ऐच्छिक विषय आपको वहां पर दिए हैं, जैसा कि बताया 36 सब्जेक्ट दिए हैं। कौन कौन से, अभी उस पर हम बात करने वाले हैं। सेट परीक्षा के बारे में एक बहुत ही खास निर्देश दिया हुआ है, इसको ध्यान देना जरूरी है उन विद्यार्थी के लिए जो कि इसको पूर्व में देकर एग्जाम को पास कर चुके हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी विद्यार्थी ने 17-18 वाली परीक्षा में सेट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे आवेदन ना करें। इस बात को ध्यान दीजिए, वे आवेदन ना करें, क्योंकि आने वाले पॉइंट पर आप देखेंगे कि क्या दंडात्मक प्रावधान तक करके भी कहा गया है, यानी उन्हें दोबारा अप्लाई नहीं करना है। प्लस वे विद्यार्थी जो ना केवल सेट, यदि उन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है तो उन्हें भी इसे अप्लाई नहीं करना है। यानी कि अगर आपका पहले से सेट है तो दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यदि आपका नेट है तो भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बात साफ साफ लिखी हुई है साहब जी। ठीक है, खासकर उसी सब्जेक्ट में। अर्थात मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री सब्जेक्ट से पहले ही क्वालिफाई कर लिया, तो दोबारा आप हिस्ट्री के लिए मत करिए, अन्य सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। यदि आपने अन्य सब्जेक्ट में भी एमए किया हुआ है तो, यदि आपका केवल एक ही सब्जेक्ट में एमए है, पीजी है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण था। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके 2-2 3-3 सब्जेक्ट में एमए किए गए हैं, एक में उसने सेट क्वालिफाई कर लिया पहले ही, ठीक, तो उसको उस विषय पर अप्लाई नहीं करना है, अन्य विषय के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये पॉइंट आपको वहां पर दिया हुआ है। पेमेंट मोड करके आपको दिया हुआ है, 27 जनवरी से स्टार्ट हुए वो दिया है आपको। त्रुटि सुधार के बारे में डेट दी हुई है, 50 रुपए शुल्क लगने वाला है त्रुटि सुधार के लिए। विलंब शुल्क आपको वहां पर दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अनेक विद्यार्थी इस मामले में डिले कर जाते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम का जो फॉर्म था उसको लेकर भी विद्यार्थियों के साथ में हुआ, कई विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए। अभी उसमें भी दोबारा लिंक ओपन होगी, इस बात की संभावना है। यहाँ पर देखें, जो विलंब शुल्क दिया हुआ है आपको, ठीक, तिथि के अनुसार दिया हुआ है कि अगर आप 10 मार्च तक दोबारा उसको करते, क्योंकि 26 फरवरी को एंडिंग डेट है, तो 3,000 रुपये लगेंगे। ठीक, यदि उसके बावजूद भी आपको करना है आगे, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं उसके पश्चात की डेट। लेकिन कितना विलंब शुल्क दिया है, इसलिए इन सब बातों से बचें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। शुरुआत में ही भर दें फॉर्म, बाद के लिए ना बैठें अनावश्यक।
परेशानी होती है वो फॉर्म भरना ही है। ठीक, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, जो भी प्रमाण पत्र के अर्ह पाए जाएंगे उनको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इसका दिया जाने वाला है। परीक्षा शुल्क 500 और 250 करके दिया हुआ है। 36 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, एक एक करके हम उन पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट होने वाले हैं, देखेंगे, और उनसे संलग्न जो सब्जेक्ट है वह भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आया हुआ है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पर कि 36 विषय जो आपको दिए जा रहे हैं, अगर उन विद्यार्थियों ने पहले से ही या तो नेट क्वालिफाई कर लिया यूजीसी का, या फिर सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई कर लिया है, या फिर पूर्व में ही मध्य प्रदेश का स्लेट, या जिसे अपन सेट भी बोलते हैं, वह परीक्षा प्राप्त कर ली हुई है, ठीक, तो उसके बारे में कोई गलत जानकारी वगैरह देकर दोबारा उस विषय का से आप फॉर्म ना भरें, साफ साफ कहा हुआ है। पहली बात तो गलत जानकारी देनी ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बावजूद भी अगर गलत जानकारी देकर वो उसको पास कर लेते हैं साहब जी, ठीक, तो उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सीधी सी बात ये है कि जब ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई मत करिए। किसी अन्य सब्जेक्ट में भी आपका पीजी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका मीनिंग यह है। त्रुटि सुधार वाली बात करके कही गई है, ठीक, पूरे के पूरे राइट्स उनके पास में रिजर्व हैं। जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है, अर्हता संबंधी हो चाहे अन्य हो, वो सही ही होनी चाहिए। उसमें जब आप एलिजिबल पाए जाएंगे तभी आपको आगे विचार किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अगर ये बात सामने आती है कि नहीं आपके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं वो गलत है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, हो सकती है। ठीक, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता और उत्तीर्ण अंक में, ठीक, बात कही गई है, 5% की छूट वाला पॉइंट करके कहा गया है। ठीक है, शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। शैक्षणिक योग्यता और उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट दी। क्या मतलब होता है इस बात का? इसका मतलब यह होता है कि 55% मान लीजिए न्यूनतम होने चाहिए इसमें पीजी में, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यह होता है कि साहब उनको 5% की छूट मिलती है, तो उनके लिए कितना होता है कि पीजी में आपका 50%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम बात यहाँ पर किसके लिए कही गई है? ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में बात कही गई है। आगे भी आप देखेंगे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक। रिजर्व कैटेगरी प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा? 35% रहेगा। आगे आप इसको देख पाएंगे। तो यह उसका मीनिंग कहला रहा है कि 5% की आपको छूट दी गई है, ठीक है। बाकी सारी बातें सेम रहने वाली हैं। महिला आवेदकों के संदर्भ में आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग कुछ भी नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाली बात वहां पर कही गई है। दिनांक 21 नवंबर 2022 को जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था निःशक्तजन की श्रेणी, उनके बारे में ये पॉइंट कहे गए हैं। कॉलम 9 में उल्लिखित ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी, बहुविकलांगता, इनके बारे में कहा गया इस श्रेणी के विकलांगजनों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा करके कहा है साहब जी, ठीक है। 3 श्रेणियों में सम्मिलित किया जाएगा उनको, ऐसा करके वहां साफ साफ कहा गया है। थोड़ी सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि लंबा पीडीएफ है, एक एक पॉइंट पर हमको बात करनी है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके। किसी प्रकार का रीटोटलिंग वगैरह, रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, पहले से ही जान लें। किसी प्रकार की अनुपूरक सूची नहीं प्रकाशित की जाएगी। एक बार जो रिजल्ट आएगा, जो भी विद्यार्थी क्वालिफाई है उनको ही माना जाएगा। सेट परीक्षा पास कर लिया है किसी ने तो इसका मतलब यह नहीं है कि अर्ह माना जाएगा। आने वाले समय में अगर कोई बात ऐसी सामने आती है साहब, ठीक है, कि आवेदक ने गलत तरीके से या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको बाहर किया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाला। सीधा सीधा पॉइंट क्या है कि पीजी होना चाहिए, ठीक। पीजी वाली बात जो है, यहाँ पर एक पॉइंट आपका आया हुआ है, स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में है, या फिर 3rd सेमेस्टर में है, या 4th सेमेस्टर में है, तो वह भी इसमें एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुराने वाले फॉर्मेट में इसको कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजी के लिए। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज कहे गए हैं पीजी में आपके कितने होने चाहिए? 55%।
बाकी अन्य के लिए कितने होने चाहिए? 50% रिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वाली बात जैसे कि अभी पिछले पॉइंट में बताई, वो आपका होना चाहिए। जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं आया हुआ वो भी कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 91 के पहले हो चुकी है, 5% की छूट वाली बात कही गई है वहां पर उनके लिए भी साहब। कुल 36 विषय। ये सिलेबस लगभग वही होने वाला है जो यूजीसी नेट का होता है। सिलेबस अभी अलग से देखने को नहीं मिला है, ना पेपर 1 का ना ऑप्शनल का। शायद अपलोड हो रहा होगा, थोड़ी सा समय शायद इसमें लग सकता है, बट मान के चलिए कि जो यूजीसी नेट का लगभग वही है। चेंज होने की संभावना चल रही थी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ चीजें ऐड की जाएंगी। जो पूर्व में क्वालिफाई कर चुके हैं, बार बार ये तीसरी जगह ये पॉइंट आया हुआ है, इस बात को लेकर आप सशक्त हो जाइए, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए साहब। इसको लिए कहा गया है, दंडात्मक वाली बात करके कही गई थी पहले भी। यहाँ पर साफ साफ कहा कि अगर पहले से ही क्वालिफाई है तो दोबारा उसी विषय हेतु आवेदन ना करें। ठीक, ये दंडात्मक प्रावधान वाली बात कही है, देख सकते हैं आप। परीक्षा की योजना बहुत सीधी सी है कि 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 जो कि ऑप्शन होगा 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे साहब। ये समय अवधि दी हुई है, पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा। ये एक साथ ही होने वाला है, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर वहां पर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी दिव्यांगजन है, सह लेखक की जरूरत है, पहले पेपर में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, सेकंड पेपर में 40 मिनट एक्स्ट्रा वहां पर दिए जाने वाले हैं। नो माइनस मार्किंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। परीक्षा की तिथि, ठीक, अनेक विद्यार्थियों के दिमाग में था कि एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम की डेट आपको दी हुई है, 4 जून 2023 को आपका एग्जाम है, एज पर नोटिफिकेशन। ठीक, पहले 9 मई की आप 9 अप्रैल की आपको डेट दी गई थी कि 9 अप्रैल को होगा, लेकिन इस डेट को क्लियर किया गया कि कब होने वाला है, 4 जून को। सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय है। जिन भी विद्यार्थियों को ये पेपर क्वालिफाई करना है या परीक्षा पास करनी है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं इसको। पेपर 1 को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, ठीक, पेपर 1 के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि बैच मिलेगा आपको, ठीक, प्लस उसका नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स कुछ दिनों के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तुरंत में। बैच अभी आपको हाल फिलहाल में रेडी है, आप संपर्क कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए अभी फिलहाल में हिस्ट्री जो ऑप्शनल है उसके लिए बैच अवेलेबल है। बहुत अच्छा अवसर ये है, रीजन ये है, अभी सेट है, ठीक, प्लस एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी एपी की डेट जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की डेट क्लियर नहीं की गई है। इस बात की संभावना बन रही है, पहले क्या होगा, पहले शायद सेट होगा और उसके बाद में जैसे ही सेट का रिजल्ट आएगा उसके पश्चात में क्या होने वाली है, एपी का होने वाला। अभी ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, मे भी ये भी हो सकता है कि शायद पहले एपी ले ले, बट अभी फिलहाल में ऐसा लग रहा है। देखिए जो भी डिसीजन आता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एपी की एग्जाम डेट नहीं आई हुई है। पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, हायर एजुकेशन वाला, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होने वाला है। यहां पर दिया हुआ है, समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्ह माना जाएगा, उसके रूप में संख्या निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए 1 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, 1 लाख का 6%, 6,000 होता है, उतनों को ही इसमें पात्रता हेतु चयनित किया जाने वाला है साहब। ठीक है, आरक्षण वाले जो नियम है वही रहने वाला है। प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 33% आरक्षण दिया जाएगा, ये साफ साफ कहा हुआ है। क्लियर बात है ये। न्यूनतम जो अंक है, अर्ह अंक दिए हुए हैं आपको। रिजर्व के लिए 35 है, अनरिजर्व के लिए 40% वाली बात पहले ही बता चुका हूं। दशमलव में यदि होता है, ठीक है, प्रतिशत 1 से कम है, कम तो दशमलव में हो तो उसे 1 ही मान लिया जाएगा। 1 से अधिक हो, ठीक, तो उसे पूर्णांक प्रतिशत में समायोजित किया जाएगा वाला पॉइंट दिया हुआ है।
श्रेणी वर्ग आरक्षण संबंधी वही सारे प्रावधान हैं। ओबीसी को लेकर वैसे ही चल रहा है, अभी वैसे क्लियर हो चुका है, अब कोई समाधान उसमें समस्या नहीं बची हुई है। परीक्षा शुल्क 500 250 ₹50, ठीक। लेट 10 मार्च तक दिया है आपको 3000 रुपये, और लेट करना है तो 21 मार्च तक का आपको दिया है 25,000 रुपये लेट फीस है। शहर जहां पर परीक्षाएं होनी है 12 शहर आपको दिए हुए हैं। चलिए, यहां से शुरू होता है आपका 36 विषय जो आपको दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। 36 सब्जेक्ट एक एक करके देखेंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके दिया हुआ आपको, पुस्तकालय विज्ञान प्लस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये दोनों करके आपको दिया हुआ है। जिनका भी पीजी इससे है वो उसको भर सकते हैं। अभी ये वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही अच्छे पद कहलाता है। जो एपी का ग्रेड पे है सेम वही है, यानी जो डीसी का ग्रेड पे है सेम वही ही होने वाला है। एक बेस्ट ऑप्शन कहलाता है साहब जी, ठीक है। तो इसको समाहित किया है। फिजिक्स, सॉरी, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, अरेबिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। क्या क्या दिया है आपको? कंप्यूटर साइंस दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दो अलग अलग हैं, अलग अलग नाम से चलते हैं, जिसका इन दोनों के अंतर्गत कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी, मिलिट्री साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक्स में क्या क्या समाहित किया गया है? इकोनॉमिक्स से है पीजी, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, यानी MBE करके लिखा हुआ है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स से है, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स से है साहब जी, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों, चाहे एंशिएंट, मिडिवल और चाहे मॉडर्न से हो, आपका पीजी कर सकते हैं। होम साइंस, लॉ, मराठी, म्यूजिक, म्यूजिक में 3 कैटेगरी दी, म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल करके दिया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि पेपर 2 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। डांस, पर्शियन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में फिर 3 दिए हैं, अर्थात चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो पीजी, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो, आप किसके तहत? पॉलिटिकल साइंस के तहत अप्लाई करेंगे। मनोविज्ञान दिया है आपको, तीनों दिए हैं, क्लिनिकल दिया है, अप्लाइड दिया है और सिंपल मनोविज्ञान दिया है। पबएड पहले भी आ चुका है, वहां पर भी आया था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर भी आपको दिया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। संस्कृत, संस्कृत परंपरागत विषय, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको 5 मिले हैं। संस्कृत ज्योतिष, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य प्राच्य। इनमें से किसी में से पीजिए तो भी अप्लाई कर सकते, तो काफी इसको ब्रॉड किया है इन्होंने। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, सोशलॉजी में 3 दिए आपको, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल वर्क करके दिया हुआ है। उर्दू, विजुअल आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, योगा से है, तो ये इसको समाहित किया है, काफी अच्छा इन्होंने किया। 32 नंबर पर आपको दिया है केमिकल साइंस, इसको लेकर अनेक विद्यार्थियों के बीच में था। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से किसी में यदि आपका पीजी है, चाहे डायरेक्टली केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, इनमें से किसी से भी पीजी है तो केमिस्ट्री के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस करके लिखा हुआ है। तो ये आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक, पैलेंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, भूविज्ञान, रिमोट सेंसिंग। लाइफ साइंस को लेकर ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, वहां पर कौन कौन से हैं? बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेशन, फिशरीज दिया है, एक्वाकल्चर, ये सब्जेक्ट आपको लाइन से दिए हैं। मैथ्स में देख लें, ये दिया हुआ है आपको। फिजिकल साइंस, कंप्यूटर को लेकर जो था वो अभी भी बना हुआ है कहीं ना कहीं साहब जी, ठीक। तो ये वाले 4 सब्जेक्ट आपको दिए, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके कुल 36 सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। कंप्यूटर वाले विद्यार्थी जो हैं, उनका क्वेश्चन था कि कहाँ समाहित किया जाएगा उनको,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक और सब जगह हम देखते हैं कि कंप्यूटर वाली बात है। यहाँ पर सिर्फ ये दो को ही समाहित किया गया, फिफ्थ नंबर का पॉइंट आपको दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस को लेकर के, यानी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन करके है, ये आपको दिए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर ही ये आया हुआ है। आप देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट से पीजी हैं, उसका एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो आप उससे अप्लाई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका डिटेल्ड में सिलेबस बहुत जल्दी मिल जाने वाला है। पीजी की जो उपाधियां वगैरह दी हुई हैं आपको यहाँ पर, कौन कौन सी, एम कॉम, एमलिप साइंस, एमलेट दिया है, एमसीए दिया हुआ है आपको, एमएसडब्ल्यू दिया है, एमएससी दिया है, एम स्टेट करके लिखा है, एमए है, संस्कृत ट्रेडिशनल दिया है, एमपी ऐड करके लिखा है, एमपीईएस, ठीक, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, इंटीग्रेटेड बीएस एमएस, मास्टर ऑफ लॉ। ये जो विद्यार्थियों का है वो इन सब्जेक्टों के तहत अप्लाई कर सकते हैं, इसका मीनिंग यह है। कई बार नाम अलग अलग होने के कारण कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, बड़े आराम से बड़े धैर्य से इसको देख लीजिएगा आप। ऑनलाइन आवेदन वाले निर्देश वगैरह दिए बहुत सिंपल से हैं। 27 जनवरी से दोपहर 12 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। कैसा क्या भरना है ये आपको वहां पर दिया हुआ है, शुल्क वगैरह दिया हुआ है। एक बार पूरे से गो थ्रू हो जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। प्रोसीड ऑफ पेमेंट वगैरह एमपी ऑनलाइन वाला सब कर देगा आपका। किसी समझदार व्यक्ति के पास जाइएगा, किसी जागरूक व्यक्ति के पास, या ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो भले ही कम समझदार हो परंतु जिम्मेदारी से काम करता हो। ये नहीं कि गैर जिम्मेदारी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, समझदार तो हैं। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अनेक बार विद्यार्थियों के साथ में गड़बड़ी ये हो चुकी है कि फॉर्म भर दिया, उस समय चेक भी नहीं किया, उतने अच्छे से गौर नहीं किया, क्योंकि इतने सारे पॉइंट होते हैं, मिस्टेक हो जाना स्वाभाविक सी बात है। और लापरवाह है यदि भरने वाला तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बाद में। फिर उसमें करेक्शन इतने आसानी से होता नहीं है, ध्यान भी नहीं जा पाता है। जब तक ध्यान गया तब तक डेट निकल चुकी है करेक्शन की। इसलिए बहुत जिम्मेदारी से साथ में आपको भी और जिम्मेदार व्यक्ति के पास में ही जाना चाहिए, सही व्यक्ति का ही चुनाव आपको करना चाहिए फॉर्म भरने के लिए भी। दिव्यांगजनों के लिए निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। सहेली का कोई 20 मिनट 40 मिनट वाली बात है, हो चुका है। प्रमाण पत्र लगेगा, परिचय पत्र वगैरह करके दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। ये चीजें लानी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। सामान्य से निर्देश हैं, क्या पहनकर आना है, क्या पहनकर नहीं आना, हाथ में आभूषण, सिर नाक गले वगैरह में किसी प्रकार के इस टाइप के रक्षा सूत्र आभूषण इत्यादि वगैरह नहीं होंगे, आईडी कार्ड होना चाहिए। बाकी सिंपल सी बातें हैं। चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो अपन ने देख लिया। बाकी पद्धति दी हुई है आपको आगे। ओएमआर शीट होगी, 4 ऑप्शन वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, रोल नंबर, सारी चीजें विधिवत करनी है, बिल्कुल सामान्य से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नियम होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं। परिशिष्ट 6 में आपको स्पेशली वहां पर दिया हुआ है। आयोग की वेबसाइट पर इसका सिलेबस मिल जाएगा, अभी फिलहाल तक मुझे मिला नहीं था, है ना। अनिवार्य प्रश्न पत्र दोनों ही लैंग्वेज में, बाकी सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। कुल ये 36 सब्जेक्ट जैसा कि बताया। दिव्यांगजनों के लिए निर्देश, घोषणा, दस्तावेज, अभ्यर्थियों के द्वारा जो जो जमा करने हैं, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सभी जगह लगते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही हैं, प्लस एक घोषणा, ठीक। तो ये हमको मिल गया बिल्कुल बेसिक सा। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि साहब, सबसे पहली बात कि सेट का आपका आ गया नोटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनेक विद्यार्थी चिंतित थे। एपी वाला जब से आया हुआ नोटिफिकेशन तो बहुतों की नींद उड़ी हुई थी। अब क्या हो स्वरूप, आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या उसको डील करें, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो बात आपसे वहां पर कही है कि टोटल अप्लाई करने वालों का इतना इतना परसेंट लिया जाएगा। इस एग्जाम को पास करना है तो बहुत सिंपल वे में आपको यही बताना चाहूंगा, दोनों ही पेपर आपके स्कोरिंग होने चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स वाली बात कही गई, पर उसका मतलब ये नहीं लगा लूं
जैसे कि 40% और 35% वाली बात कही है, उसका मतलब यह नहीं होता है कि अपने इतने परसेंट आ गए तो हम क्वालिफाई हो ही जाएंगे, ये उसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्योंकि टोटल जो स्लॉट है आपको 6% का कहा गया है साहब। जो बात मैंने आपको बताई कि साहब 1 लाख विद्यार्थी तो 6,000 को ही इसकी पात्रता मिलने वाली, फाइनली वो सेलेक्ट किए जाने वाले हैं और फिर वो अप्लाई कर पाएंगे एपी के लिए, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। मैंने कहा कि दोनों ही पेपर को आपको फोकस करना चाहिए। दोनों पेपर को फोकस करने का मतलब यहाँ पर ये है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% और 35% जरूर कहें, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कट ऑफ जो वो काफी हायर जाता है, सब्जेक्ट वाइज होता है हालांकि, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 60% से उठना शुरू हो जाता है और किसी सब्जेक्ट में 70-75 तक चला जाता है। ठीक, तो डेफिनेटली इसको तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे जो विद्यार्थी, वो ही पहुंच पाएंगे और जब इतने पर होंगे तब जाकर उनका होगा। इसका मीनिंग यह भी होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक, इसका मतलब यह है कि हो सकता है पेपर 2 में कोई व्यक्ति बोले कि साहब हमने तो 100 के 100 क्वेश्चन सही बना दिए। ठीक, लेकिन अगर उस विद्यार्थी के पेपर 1 में इतने क्वेश्चन उसकी कैटेगरी के अनुसार नहीं है, मान लीजिए कि पेपर 1 में उसके 30% ही स्कोरिंग हो पा रहा है, पेपर 2 में 100 के 100 क्वेश्चन सही है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा। इस बात को समझिए, ये उसका मीनिंग होता है। तो कई बार हल्के में लेने के कारण विद्यार्थियों के साथ में ये हो जाता है कि बोले नहीं हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आपको बिल्कुल गलत फहमी नहीं पालनी है, दोनों ही पेपर आपको स्कोर करने हैं। और मेरा मानना यह है कि दोनों ही पेपर में सबसे आसान पेपर होता है ये वाला। ऑप्शनल एक टफ बात होती है, बड़ा सिलेबस होता है, बहुत विशाल का सिलेबस होता है ऑप्शनल का। तो यही वजह है कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा उसको समय देते हैं, परंतु उपेक्षा कहीं ना कहीं पेपर 1 की हो जाती है। यही यूजीसी नेट परीक्षा में होता है विद्यार्थियों के साथ में, कि वो ऑप्शनल में इतना घुस जाते हैं कि पेपर 1 की ओर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार विद्यार्थियों को पेपर 1 के कारण अटक जाता है। ठीक, दूसरी बात, दोनों ही स्कोरिंग है यहाँ पर, यानी जो भी फाइनल लिस्ट तैयार होने वाली है वो दोनों के मार्क्स से तैयार होने वाली है। यही वजह है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप एक पे ध्यान दें एक पे ना दें, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और जिसको भी क्वालिफाई करना है 70% प्लस पेपर 1 में आपका आना चाहिए और सेम इतना ही पेपर 2 में भी आपको स्कोर कम से कम करना चाहिए, यह आपकी रणनीति हो। पेपर 1 के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपको हमारे पास में बैच मिल जाएगा। पेपर 2 के लिए कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, क्योंकि वैसे भी यूजीसी नेट हो चाहे सेट वगैरह हो, इनका बैच बना पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, बहुत मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता, बहुत विशाल का सिलेबस होता है। खासकर विद्यार्थियों को यही वजह है कि अपना सब्जेक्ट जो अपना ऑप्शनल होता है प्राय खुद तैयार करना पड़ता है, बड़ी मजबूरी हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास में आपको अभी फिलहाल में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मिल जाएगा, प्लस इसके बाद में सोशियोलॉजी के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक दो सब्जेक्ट का रहेगा, तो समय के साथ साथ उसका अपडेशन मिलेगा। क्योंकि केवल पढ़ाना नहीं है, गुणवत्ता परक पढ़ाना है। नहीं तो पढ़ाने को तो ऐसे ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं जिनका खुद का कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं है, परंतु चलता रहता है। खैर, आलोचनाओं पर नहीं जाएंगे हम किसी की। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, विद्यार्थी की जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव वो करें, उसका फीडबैक लें, प्रीवियस क्लासेस देखें, वीडियोस देखें, सैंपलिंग देखें, पढ़ाने का तौर तरीका आप देखें, किस लेवल पर जाकर कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ा रही है, ये सब चीज़ों को देखिए। कितना कन्वीनियंट आपके साथ में बैठ पा रहा है ये देखिए। ये बस नहीं कि विद्यार्थी जो करते हैं कि बोले हाँ यहाँ फीस कम है, यहाँ ज़्यादा, तो कम वाले के पास में चले जाओ, तो आपके कम पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ये नहीं करना चाहिए, प्रयास अपना ये होना चाहिए। तो सारी बातों का सार ये कि बैच आपको अवेलेबल है हमारे पास में, हिस्ट्री ऑप्शनल अवेलेबल है, प्लस पेपर 1 अवेलेबल है। आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। उस नंबर पर जाकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, पुराने वीडियोस में जाकर आप देख लीजिए, आपको हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन सभी विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल मौका नहीं चूकना, क्योंकि इसके बाद की जो अगली सीढ़ी है वो एपी है, वो बेस्ट है आपके लिए। क्लियर? तो बहुत सारी शुभकामनाएं, इसके बारे में बहुत ही जल्दी आपको अपडेट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।